दोस्तों, अगर आप बिहार में सरकारी शिक्षक बनना चाहते हैं और बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए वो प्रश्न छांट कर लाया हूं जो बीपीएससी का फेवरेट है और वो बार बार पूछता है। तो चलिए देखते हैं। पहला यहाँ पे वह ताप बिंदु जिस पर ठोस, द्रव, गैस अवस्थाएं एक ही साथ रह सकती है क्या कहलाता है? तो वो जानते हैं, उसे हम कहते हैं तीरक बिंदु कहते हैं। ठीक है, एक पॉइंट आप यहाँ पे ये ध्यान दीजिएगा कि जो वाटर है, वाटर यानी कि वाटर, गैस, ठोस और लिक्विड यानी कि तीनों ही फॉर्म में पाया जाता है। पेपर में कई बार ये पूछ लिया जाता है कि ऐसे एक मैटर या ऐसे एक पदार्थ का नाम बताइए जो कि वो तीनों फॉर्म में पाया जाता है, यानी कि ठोस, गैस और द्रव। तो वो हो जाएगा पानी। पानी को अगर आप फ्रीज करेंगे, जमा देंगे तो बर्फ बन जाएगा ठोस की अवस्था में, और वही पानी को अगर आप हीट करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, उष्मा के द्वारा गैस यानी कि गैस बन जाएगा इवोपरेशन के द्वारा, और उसी बर्फ को अगर आप पिघला देंगे तो वो फिर पानी बन जाएगा। तो इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। और किस तरीके से प्रश्न बन सकते हैं उसे हम देख लेते हैं। यहाँ देखिए, ताप बिंदु जिस पर ठोस, द्रव, गैसीय अवस्थाएं एक साथ रह सकती है, त्रिबिंदु या फिर उसी को ट्रिपल पॉइंट कहते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए 611.657 पास्कल, आंशिक वायु दाब 273.16 केल्विन, 0.01 डिग्री सेल्सियस जल का त्रिक बिंदु है जिस पर द्रव्य जल, ठोस बर्फ और जल वाष्प एक ही साथ पाए जा सकते हैं। इस पॉइंट को याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, ये भी हाल ही में बीपीएससी ने इसे पूछा है। यदि धरती की घूमने की गति घूर्णन बढ़ा दी जाए तो भूमध्य रेखा पर पिंड का वजन क्या होगा? तो आप सभी जानते हैं, यदि पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ जाएगी तो उस स्थिति में जो ध्रुव पर होगा वो उसका जो वजन होगा किसी भी पिंड या किसी भी वस्तु का वो घट जाएगा। यहाँ पे देखिए और कुछ प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं। कह रहे किसी परिक्रमण करने वाले निकाय पर भूमध्य रेखा पर अपकेंद्रीय बल यानी कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कार्य करता है। यह बल गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करता है, जिससे भूमध्य रेखा पर व्यक्ति के भार में कमी दर्ज की जाती है। इसके अलावा यहाँ से कई प्रश्न ये भी बनता है कि जो वॉशिंग मशीन है या फिर जो मट्ठा यानी कि घी का जो दूध के दही से जो मट्ठा निकाली जाती है वो किस बल पे कार्य करता है? तो वो भी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पे कार्य करता है। सेंट्रीफ्यूगल बल को अपकेंद्रीय बल कहते हैं। एक्चुअली ये होता क्या है कि ये बाहर से, मतलब कि ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है कि ये बाहर की तरफ फोर्स मारता है। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल की तरफ, यानी कि बाहर से अंदर केंद्र की तरफ वो आता है, तो उसी को कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, जो वॉशिंग मशीन है इसी अपकेंद्रीय बल की पर कार्य करता है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए पूछा है, निम्न तत्वों में से किस में न्यूट्रॉन नहीं होता है? तो वो हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है। यहाँ से क्या प्रश्न बन सकते हैं? देखिए, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, आप सभी जानते होंगे। साधारण हाइड्रोजन समस्थानिक प्रोटोनियम में कोई न्यूट्रॉन नहीं होता है। भारी हाइड्रोजन समस्थानिक ड्यूटेरियम में 1 न्यूट्रॉन होता है, जबकि अत्यंत भारी हाइड्रोजन समस्थानिक टाइटेनियम में 2 न्यूट्रॉन होता है। यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न पूछा है, कह रहे कि एंगस्ट्रॉम इकाई है, जो एंगस्ट्रॉम होता है उसका इकाई होता है क्या है? तो तरंग दैर्घ्य की एसआई यूनिट यानी इकाई एंगस्ट्रॉम होता है। तरंग दैर्घ्य का मापन एंगस्ट्रॉम में किया जाता है और 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻⁻10 मीटर होता है। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे है कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो ये हो जाएगा दूरी का। ठीक है, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को एक प्रकाश वर्ष या लाइट ईयर कहते हैं, और एक प्रकाश वर्ष में 9.46, ठीक है, इंटू 10⁻15 मीटर या 9.46 गुना 10⁻15 मीटर होता है। कई बार ये प्रश्न पूछा गया है कि प्रकाश वर्ष क्या होता है, तो इस पॉइंट को आप याद रखिएगा, यहाँ कई प्रश्न बन जाते हैं। अगला प्रश्न देखिए, घड़ी में प्रयोग होने वाले कार्टज क्रिस्टल होते हैं, तो आप सभी जानते हैं वो सिलिकॉन डायोड का होता है। किसका? सिलिकॉन डायोड का होता है। घड़ी में प्रयोग होने वाले कार्टज क्रिस्टल सिलिकॉन डायोड SiO2 होते हैं। यद्यपि ये प्राकृतिक रूप में इनमें कुछ राख क्रिस्टल या राइनोस्टोन के रूप में पाए जाते हैं, वस्तुतः जिनका वाणिज्यिक रूप से उपयोग होता है वे मानव निर्मित होते हैं। कार्टज क्रिस्टल का प्रयोग रेडियो, टेलीविजन में भी किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, हार्टज में क्या माना जाता है? हार्टज में क्या माना जाता है? ठीक है, क्या माना जाता है? तो आप सभी जानते हैं हार्टज में ये माना की जगह मापा होगा। ठीक है, हार्टज में क्या मापा जाता है? तो वो आवृत्ति मापा जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या है कि आवृत्ति का जो SI मात्रक है वो हर्ट्ज है, और अर्थात हर्ट्ज में आवृत्ति मापा जाता है। इसके संकेत यानी कि जो सिंबल होता है वो HZ द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। एक सामान्य मनुष्य 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज आवृत्ति की ध्वनि सुन सकता है। ठीक है, कितना? 20,000 से 20,000 हर्ट्ज तक। यहाँ से कई प्रश्न बन जाते हैं कि मानव जो है वो कितने हर्ट्ज तक सुन सकता है? तो 20 से लेकर के 20,000 तक। आवृत्ति को मापा जाता है, तो आप सभी जानते हैं आवृत्ति को हर्ट्ज में मापा जाता है।
अगला प्रश्न है यहाँ पे विद्युत शक्ति की इकाई है, तो विद्युत शक्ति की एसआई यूनिट यानी इकाई जो होता है वो वॉट होता है। अगला यहाँ पे देखिए क्या है कि विद्युत यानी कि शक्ति है और शक्ति को यानी पावर कहते हैं और इसका फॉर्मूला कार्य बटे समय होता है। अब विद्युत शक्ति के एसआई मात्रक वॉट होता है। यहाँ पे देखिए कह रहे हैं एक दृश्य स्पेक्ट्रम के तरंगदैर्घ्य की सीमा कितनी होती है, तो वो होता है 3900 एमस्ट्रॉन्ग माइनस टू 7600 यानी कि 3900 एमस्ट्रॉन्ग से लेकर के 7600 एमस्ट्रॉन्ग तक होता है। कह कि दृश्य या स्पेक्ट्रम प्रकाश के संबंध में कोई निश्चित सीमा रेखा निर्धारित करना कठिन है। यह व्यक्ति की उम्र, आंखों की क्षमता, प्रकाश स्रोत की दूरी एवं तीव्रता आदि बातों पर निर्भर करती है। ठीक है, चलिए आगे यहाँ देख लेते हैं। कह रहे कि सामान्यतः तौर पर इसकी सीमा 320 नैनोमीटर से लेकर 860 नैनोमीटर, ठीक है, एक्सट्रॉम यानी ए पर पावर जो डिग्री ये है में यह मान 3200 एमस्ट्रॉन्ग से लेकर 8600 एमस्ट्रॉन्ग तक मानी जाती है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी यानी कि नासा ने इसकी सीमा 380 से 700 नैनोमीटर बताता है। एनसीईआरटी की पुस्तक में इसकी सीमा 400 से लेकर 700 नैनोमीटर लिखी गई है। अतः परीक्षार्थी प्रश्न के विकल्पों के अनुसार इस प्राचर के भीतर निकटतम उत्तर क्या दे सकते हैं, वो दे सकते हैं स्पेक्ट्रम यानी कि के संबंध में कोई निश्चित सीमा रेखा निर्धारित कठिन है। ठीक है, अगला यहाँ पे देखिए जो प्रश्न है, कह रहा है सौर विकिरण निम्न में से किस प्रास में दिखता है, तो वो दिखता है देखिए 400 से लेकर के 700 तक, क्योंकि एनसीईआरटी के रूप में दिया है। आर्द्रता किस उपकरण से नापी जाती है, तो आप सभी जानते हैं जो आर्द्रता नापी जाती है वो हाइग्रोमीटर में। कह कि हाइग्रोमीटर वायुमंडल की सापेक्षिक आर्द्रता का मापन करने वाला यंत्र है। हाइग्रोमीटर से द्रवों जल के तुलनात्मक घनत्व का मापन किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहे दाब की इकाई क्या है, तो आप सभी जानते हैं दाब की एसआई यूनिट जो है न्यूटन वर्ग मीटर है। इसको और भी कई प्रश्न यहाँ से बन सकता है। कह रहे किसी तल के इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाला बल दाब कहते हैं। दाब एक अदिश राशि है। दाब का मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है, जिसे पास्कल भी कहते हैं। यहाँ से प्रश्न आपके बन सकते हैं, इस पॉइंट को याद रखिएगा। दाब का मात्रक क्या होता है, तो अभी हमने देखा कि दाब का एसआई मात्रक या तो पास्कल या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, पर यहाँ पे तो कोई दिया ही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर हमारा ई हो जाएगा। अगला है कि निम्न में से कौन सी अदिश राशि है, बाकी तो यहाँ 4 ऑप्शन दिया नहीं है, सी और डी, तो आगे देख लेते हैं। तो हमारा यहाँ पे आंसर होगा वे राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए दिशा एवं परिणाम दोनों की आवश्यकता होती है सदिश राशि कहलाती है। उदाहरण के लिए बल का वेग, विस्थापन, त्वरण, संवेग, जिन राशियों को व्यक्त करने के लिए केवल परिणाम की आवश्यकता होती है दिशा की नहीं, उन्हें ही अदिश राशियां कहते हैं। उदाहरण में देखिए आयतन, दाब, चाल, दूरी। यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कई बार यहाँ से प्रश्न बन जाते हैं, इसलिए इस स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, तो अगला यहाँ पे हमारा ये अगला हो जाएगा। अभी हाल ही में बीपीएससी ने पूछा है निम्न में से कौन सी सदिश राशि नहीं है, तो हो जाएगा गति जो है वो सदिश राशि नहीं है। अगला प्रश्न देखिए पूछा है कि यदि धरती की घूमने की गति घूर्णन बढ़ा दी जाए तो भूमध्य रेखा पर पिंड का वजन क्या होगा, तो आप सभी जानते हैं वो क्या होगा, घट जाएगा। अगला प्रश्न है देखिए किसी परिक्रमण करने वाले निकाय पर भूमध्य रेखा पर अपकेंद्री यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कार्य करता है। यह बल गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करता है, जिससे भूमध्य रेखा पर व्यक्ति के भार में कमी दर्ज हो जाती है। अगला प्रश्न देखिए कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं है, तो हो जाएगा विकृति किसी का मात्रक नहीं है। प्रतिबल, बल, दाब तो होता है। चलिए आगे देख लेते हैं जो कि महत्वपूर्ण है। किसी वस्तु की विमा में आया परिवर्तन और उस वस्तु की मूल विमा के अनुपात को विकृति कहते हैं। विकृति एक विमाहीन राशि है, अर्थात इसका कोई मात्रक नहीं होता है। अगला यहाँ पे देखिए सही कथन सुनिए। लाल आकाश का तरंगदैर्घ्य बैंगनी प्रकाश से कम होता है, लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बैंगनी प्रकाश से ज्यादा होता है। तो इसको करने से पहले आपको यहाँ पे देख लेना है कि जो बैंगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम वह आवृत्ति सबसे अधिक, जबकि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक तथा आवृत्ति न्यूनतम होता है। लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक और आवृत्ति कम होता है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा बी हो जाएगा। अगला प्रश्न करें जब दिन में पानी पर साबुन की फिल्म दिखाई देती है, जब दिन में पानी पर साबुन की फिल्म दिखाई देती है तो यह सुंदर रंग दिखती है। इसका घटना का कारण क्या है, तो यह हो जाएगा प्रकाश का व्यतिकरण हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए
दिन में पानी पर साबुन की फिल्म प्रकाश की किरणों को व्यक्तिकरण इंटरफ्रेंस के कारण अनेक रंगों की और सुंदर दिखाई देती है। अगला प्रश्न है जो इंपॉर्टेंट है, एक परमाणु के केंद्र का धनावेशित हिस्सा कहलाता है, तो वो न्यूक्लियस कहलाता है। यहाँ पे कुछ और पॉइंट बन सकते हैं कि एक परमाणु के केंद्र का धनावेशित हिस्सा नाभिकीय या न्यूक्लियस कहलाता है। नाभिकीय न्यूक्लियर परमाणु का केंद्र होता है। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन अवस्थित रूप में न्यूक्लियस कहलाते हैं। प्रोटॉन धनात्मक आवेशित मूलभूत कण होता है, न्यूट्रॉन उदासीन होता है, जिस कारण नाभिक न्यूक्लियस धनावेशित होता है। प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन का द्रव्यमान करीब करीब इतना केजी होता है। इनकी खोज क्रमशः अर्नस्ट रदरफोर्ड तथा जेम्स चैडविक ने की थी। पेपर में याद रखेगा। अगला है, एक ठोस के सीधे गैस में परिवर्तन को क्या कहते हैं, तो आप सभी जानते हैं उसे ऊर्ध्वापातन कहते हैं। यहाँ पे कुछ और प्रश्न बन सकते हैं कि ऊर्ध्वापातन वह प्रक्रम है जिसके द्वारा ठोस पदार्थ द्रव में परिवर्तित बिना सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है तथा गैसीय अवस्था से सीधे ठोस में आ जाता है। यहाँ पे 21 नंबर प्रश्न कह रहे हैं कि देखिए, वह ताप बिंदु जिस पर ठोस द्रव गैस अवस्थाएं एक ही साथ रह सकती है क्या कहलाते हैं, तो उसे त्रिक बिंदु कहते हैं या ट्रिपल पॉइंट कहते हैं। यहाँ पे देखिए, वह ताप जिस पर ठोस द्रव गैसीय अवस्थाएं एक ही साथ रह सकती है त्रिबिंदु या ट्रिपल पॉइंट कहते हैं। उदाहरण के लिए 611.657 पास्कल, आंशिक वायु दाब 273.16 केल्विन से लेकर 0.01 जल की त्रिक बिंदु है, जिस पर द्रव जल ठोस बर्फ और जल वाष्प एक साथ पाए जा सकते हैं। कह रहे कि कॉस्मिक जो किरणें हैं, कॉस्मिक किरणें ये आवेशित कण होते हैं, आवेशित कण होते हैं। कॉस्मिक किरणें विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का भाग नहीं है, ये उच्च ऊर्जा को आवेशित कण हैं जो अंतरिक्ष में लगभग प्रकाश की गति से गमन करते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए, कह रहे 2G स्पेक्ट्रम में अक्षर G किस शब्द के लिए प्रयुक्त है, तो आप सभी जानते हैं वो जनरेशन के लिए है। 2G दूसरी पीढ़ी की बेतार संचार प्रौद्योगिकी है। 2G स्पेक्ट्रम में अक्षर G जनरेशन अर्थात पीढ़ी के लिए प्रयुक्त किया गया है। रडार का आविष्कार कौन था, यानी जो रडार है इसका आविष्कारक कौन था, तो हो जाएगा रॉबर्ट वाटसन। यहाँ पे देखिए क्या है कि ऑटिस भौतिकविद रॉबर्ट वाटसन ने 1935 में पहली प्रौद्योगिकी रडार यानी कि रेडियो डिटेक्शन एंड रैंगिंग व्यवस्था का विकास किया। द्वितीय विश्व युद्ध में इस व्यवस्था का उपयोग हवाई हमलों से पूर्व सचेत करने में किया जाता था और किया गया था। गॉड पार्टिकल्स क्या होता है, तो ये एक हिग्स बोसॉन होता है। यहाँ पे कुछ और पॉइंट देख लेते हैं। हिग्स बोसॉन एक मूल कण है जिसकी प्रथम परिकल्पना वर्ष 1964 में की गई। इसका प्रायोगिक स्थापना ठीक है सत्यापन 14 मार्च 2013 को किया गया। वैज्ञानिक समुदाय के बाहर और मीडिया द्वारा अक्सर इस कण को ईश्वरीय कण या गॉड पार्टिकल्स के उपनाम से संदर्भित किया जाता है। हिग्स बोसॉन कण की खोज करने वाले वैज्ञानिकों की जोड़ी ब्रिटेन के पीटर डब्ल्यू हिग्स तथा बेल्जियम के डब्ल्यू एक्स को 2013 भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। यहाँ देखिए, सर सीवी रमन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार कब दिया गया, यानी कि भौतिकी यानी कि फिजिक्स में सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, वो 1930 में। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई परीक्षा में इसको पूछा गया है। और देख लेते हैं यहाँ पे देखिए कह रहे हैं कि जो डॉक्टर सीवी रमन यानी कि सीवी का ही पूर्ण नाम है डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन, उन्होंने 1930 में नोबेल पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया गया है। देखिए, रविंद्रनाथ को साहित्य के क्षेत्र में 1913 में, सीवी रमन को भौतिकी के क्षेत्र में 1930 में, हरगोविंद खुराना को चिकित्सा के क्षेत्र में 1968 में, सुब्रमण्यम स्वामी चंद्रशेखर को भौतिकी के क्षेत्र में 1983, मदर टेरेसा शांति के क्षेत्र में 1779 में, अमृत सेन को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 1998 में, कैलाश चतुर्थी शांति के क्षेत्र में 2014, वी रामकृष्ण को रसायन के क्षेत्र में 2009 और अभिजीत बनर्जी अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 2019। इस पॉइंट से जरूर प्रश्न बनने की संभावना है, तो इस पॉइंट को आप याद रख लीजिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे कह रहे हैं टेलीस्कोप की खोज किस वैज्ञानिक ने की, तो वो हो जाएगा गैलीलियो ने। अगला प्रश्न है यहाँ पे क्या कि इस सदी की शुरुआत में हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया, तो हवाई जहाज का आविष्कार राइट ब्रदर्स ने किए थे। अगला प्रश्न है कह रहे कि 40 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में क्या होगा, तो आप हमेशा याद रखिएगा एक फॉर्मूला, कौन सी फॉर्मूला है कि F, यहाँ इस फॉर्मूले को याद रखिएगा, F बराबर 9/5C + 32। इस फॉर्मूले से अगर फ़ारेनहाइट पूछे, सेल्सियस दिया रहेगा तो इसी से आप फ़ारेनहाइट निकाल सकते हैं, और फ़ारेनहाइट दे रखा हो सेल्सियस पूछे तो सेल्सियस निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये फॉर्मूले को यहाँ पे रख दिया और 9/5 × सेल्सियस 40 था, 32 डिग्री प्लस किया तो यहाँ पे हमारा 104 डिग्री हो गया, यानी कि 40 डिग्री का मान फ़ारेनहाइट पे कितना होगा, 104 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर
ए हो जाएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को आप याद रखिएगा, F बराबर 9/5C प्लस 32। यहाँ से आपको कई प्रश्न बन जाएंगे अगर आप इस तरीके से क्वेश्चंस को करेंगे तो। ठीक है, यहाँ पे देखिए इस फॉर्मूले को मैं पुनः बता रहा हूँ कि इस पॉइंट को याद रख लीजिएगा, यहाँ से बहुत प्रश्न बन जाएंगे। यानी कि इस तरह से अगर आपको फ़ारेनहाइट से बोलेगा कि सेल्सियस में निकालेंगे तो ये फॉर्मूला लगा के निकाल देंगे, और अगर आप सेल्सियस से बोले फ़ारेनहाइट से तो यही फॉर्मूला लगा के निकाल देंगे। F बराबर 9/5C सेल्सियस प्लस में 32, यानी F बराबर 9/5C प्लस 32। इस पॉइंट को याद कर लीजिएगा। दोस्तों अगर इस चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा ताकि उनका भी भला